अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिन से मैं प्लान करी बैठी थी कि मैंने बास्टेट ऑफ इस्तांबुल का रिव्यू तैयार करना है। पर मसला ये है कि अगर मैं कैमरा सेट करूँगी, ट्राईपोड सेट करूँगी, बहुत सारे सेगमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स, पिक्चर्स, एडिट्स, हर चीज़ उसमें करूँगी तो इट वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। और फाइनली मुझे यही समझ आया कि आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अपने हाथ में मोबाइल पकड़ूं और बैठ के फिलबदी आसानी से, जो सबसे आसानी से मुझसे काम हो सकता है वो मैं कर लूं और मैं आपको बास्टर्ड ऑफ इस्तांबुल का एक ज़बानी किस्म का, फिलबदी किस्म का रिव्यू दे दूं। क्योंकि दूसरा काम जो है एडिट्स का और बैठ के एक स्टूडियो तैयार करने का और कैमरा सेट करने का और बड़ी और चौड़ी आपके यूट्यूब के साइज़ की पिक्चर कैप्चर करने का, वो बहुत ही लंबा और टाइम टेकिंग चीज़ है। तो आपको मेरे रिव्यू से गर्ज़ है, आपको अल्फाज से गर्ज़ है, वो मैं आपको इंशाल्लाह बहुत ही सही और अच्छे अल्फाज में आपको यहाँ पे बताती हूँ। बास्टर्ड ऑफ इस्तांबुल जनाब अली आलिफ शफ़ा का ये तकरीबन उनके नावल्स के इब्तदाई नावल्स में से है और मैंने कोई ये 2 साल से लेकर रखा हुआ था और मुझे इसको पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा था। तकरीबन मेरा ख्याल है ये 2006 या 2016 के दरमियान में ये पब्लिश हुआ है। और इस नावल को पढ़ते हुए जो बात मैं मुसलसल सोच रही थी वो ये बात थी कि ये नावल लिखना आलिफ शफ़क़ के लिए इंतहाई मुश्किल अमर था। क्योंकि जो चीज़ें, जिन बातों पे आलिफ शफ़क़ इस नावल में डील कर रही थी, जिन मौज़ूआत को वो डील कर रही थी, मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ कि किसी रियासत के अंदर रहकर उन बातों को डील करना, उन बातों के बारे में आवाज़ उठाना, उनको हाईलाइट करना, उनके बारे में लिखना किस कदर मुश्किल हो सकता है। और वो एग्जैक्टली जब मैंने ये नावल पढ़ा तो इस नावल के आखिरी सफ़ात में ख़ुद आलिफ शफ़क़ ने ये लिखा हुआ है कि उन पे इस नावल के बाद बहुत से मुकदमात बने और ऐसे मुकदमात बने कि जिनके सज़ा के तौर पे उनको बहुत महीनों की कैद भी हो सकती थी। एंड वी एज द रीडर वी कैन रियली जज दोज थिंग्स इनसाइड द नावल। वी कैन अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें लिखनी कितनी मुश्किल हो सकती हैं। ये इतनी ही मुश्किल उनके लिए हुई होंगी जैसे हम में से कोई भी उठ के बड़े सगीर की डिवीज़न के बारे में वो बातें लिखते जिस पे हम बहुत सारी बातों में बिलीव नहीं करते, या ढाका के बारे में उठ के वो हकायक लिखते, ढाका के बारे में, सकूत पाकिस्तान के बारे में वो हकायक लिख दे जिनका बारे में हमें कभी यकीन नहीं दिलाया गया, जिनके बारे में हमसे कभी भी बात नहीं की गई, हमें उन चीज़ों के बारे में इल्म नहीं दिया गया। और उनके पे उठ के कोई नावल लिख दे और ऐसा नावल लिख दे जो पूरी दुनिया में छप रहा हो और इंग्लिश में छप रहा हो और जिसको बहुत सारी दुनिया पढ़ सकती हो। हमारे यहाँ तो होता है कि नावल इंग्लिश में छप जाते हैं लेकिन उर्दू में नहीं छपते क्योंकि दुनिया जान ले तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तानी जान लें तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो बहरहाल आलिफ शफ़क़ का ये नावल जो है, मैं समझती हूँ कि अगर यही सिर्फ नावल लिखा होता आलिफ शफ़क़ ने तो उनको एक बहुत ही मैच्योर, बहुत ही बड़ा मुकाम नावल राइटिंग में, लिखने में वो अपना हासिल कर चुकी थी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि नावल पढ़ते हुए मुझे ये लग रहा था कि इट सीम्स लाइक क्वाइट अ स्लो पीस ऑफ आर्ट। बहुत ही स्टार्ट में बड़े बड़े ख़ानदान, बहुत ज़्यादा लोग, बहुत बड़ा फैला हुआ एक सिनेरियो जो शुरू में बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेवल पे बहुत ही ज़्यादा मुझे सिंपल लग रहा था, लेकिन आखिरी लास्ट जो जहाँ से क्लाइमैक्स उतरना शुरू होता है और आखिरी जो सफ़ात पे जब कहानी और उसके सीक्रेट्स रिवील होना शुरू होते हैं तो आप इस सिचुएशन में होते हैं जैसे आप किसी रोलर कोस्टर पे बैठे हुए होते हैं और आपका सांस फूली हुई होती है और आपके रोंगटे खड़े होते हैं और आपको पता नहीं चल रहा होता कि अगला सांस आपको आएगा कि नहीं आएगा। इतनी बुरी कैफियत हो चुकी होती है। आलिफ शफ़क़ ने इस नावल में उन मौज़ूआत पे बात की है, उन हक़ाइक़ पे बात की है, उन फैक्ट्स पे बात की है जिसमें अभी तक हमारे यहाँ भी बात नहीं की जाती है।
जिन पे मौज़ूआत पे हम भी नहीं लिख सकते, हमें भी इनकरेज नहीं किया जाता है। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें तो हमारे मीडिया में भी अभी तक रिपोर्ट नहीं होती हैं। तो इट वाज रियली अ टफ सब्जेक्ट फॉर हर। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। और उसको पढ़ना, आखिर तक पढ़ना बहुत ही मुश्किल है बहुत ही मुश्किल है। लेकिन स्टार्ट में ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा शायद कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको इसकी अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं, स्टोरी क्या बताऊं कि नावल शुरू होता है एक 19 साल की लड़की से, एक स्मार्ट और ब्यूटीफुल और मॉडर्न और बहुत ही बागी किस्म की लड़की, तुर्की की मुसलमान लड़की जो मिनी स्कर्ट्स पहनती है, हाई हील्स पहनती है। और ये कोई आज से 20-25 साल पहले की बात है जब नावल लिखा गया। उससे कम से कम 19-20 साल पहले की ये बात की गई है, ठीक है। नावल वहाँ से शुरू होता है, लेकिन कहानी चलती है आगे जाके कहानी चलती है आगे चल के दो लड़कियों की। एक का नाम है आसिया और दूसरी का नाम है अरमानूश। आसिया एक तुर्क है, अरमानूश एक अर्मीनियन लड़की है। और अगर हमें तुर्की की हिस्ट्री का पता हो और नहीं भी पता हो तो नावल में हमें पढ़ते हुए वो सारी हिस्ट्री पता चल जाती है जिसका हमें नहीं पता था। तो हमें पता चलता है कि 1915 से पहले, जब ये तुर्की की बुनियाद से पहले, तुर्की के वजूद में आने से पहले, एज एन ऑटोमन एम्पायर जब ये खिता जाना जाता था, तो वहाँ पे जूस, क्रिश्चियंस, आर्मीनियंस, टर्क्स, ग्रीक्स, बहुत सारी नेशनैलिटीज़ मिलकर रहती थी। लेकिन तुर्की की आज़ादी के वक़्त 1915 के अराउंड का जो ज़माना था, वहाँ पे उस टाइम बहुत ही बड़ा लेवल पे जीनोसाइड भी हुआ। वहाँ से एथनिक क्लींजिंग भी की गई और वहाँ से आर्मीनियंस को, स्पेशली इस नावल में आर्मीनियंस का जिक्र है, उनको वहाँ से देश बदर भी किया गया। जिसके बाद वहाँ के आर्मीनियन जो थे, जो सदियों से वहाँ पे रह रहे थे, जो नस्लों से वहाँ पे रह रहे थे, वो तमाम अमेरिका में और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में उनको जान बचा के भागना पड़ा। कुछ लोग जान बचा के भागे और कुछ लोग वहाँ पे मारे गए, जिसकी वजह से आर्मीनियन लोगों में बहुत ज़्यादा उस चीज़ से नफ़रत और गुस्सा पाया जाता है। और चूँकि तुर्की का वो इलाका, वो ऑटोमन एम्पायर उनका एक ज़माने में दोस्त, उनका देश रह चुका है, और तुर्क चूँकि एक ज़माने में उनके नेबरहुड, उनके साथ की कम्युनिटी और उनके दोस्त रह चुके हैं, तो ये चीज़ उनके लिए बहुत ही तकलीफ़ देह है, बहुत ही तकलीफ़ देह है। और इतनी तकलीफ़ देह है कि उनकी तीन नस्लें भी उस तकलीफ़ में से गुज़र के भी उसको भूल नहीं सकी। अब ये दोनों बच्चियां जो हैं, आसिया और आरमनूश, एक तुर्क है और एक आर्मीनियन है। लेकिन ये दो बच्चियां जिनके पीछे दो बड़े बड़े ख़ानदान हैं, बहुत बड़े बड़े ख़ानदान, इतने कैरेक्टर्स हैं। इवन आसिया के घर में एक पूरी ख़वातीन की फ़ौज मौजूद है। इसी तरह आरमनूश के पीछे उसके पूरे शी इज़ फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली, और उसके पीछे उसकी मॉम की फैमिली और उसके बाद उसके फादर की एक बहुत बड़ी फैमिली एग्जिस्ट करती है। लेकिन नावल के आखिर में जाके हमें पता चलता है कि ये दोनों बच्चियाँ किसी न किसी जगह पे एक दूसरे से बहुत टाइटली जुड़ी हुई हैं। और कहाँ से जुड़ी हुई हैं? वो अपनी हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। वो अपने माजी की वजह से एक दूसरे से बहुत शिद्दत से जुड़ती हैं। और अरमानूश जो है वो एरिज़ोना से आती है और वो अपने माजी की तलाश में है, माजी की जिसको कहते हैं गुत्थियाँ जोड़ने की कोशिश में है। और आसिया जो है वो बहुत ही वसीली और तंद और तेज़ लड़की, जो अपने नस्लों की गलतियों का समझे खमियाजा भुगत रही है, और वो बहुत ही नाराज़ किस्म की बच्ची है, और वो बहुत ही दुख में और तकलीफ़ में है अपनी एग्जिस्टेंस की वजह से, अपनी वजूद की वजह से, बिकॉज शी इज़ द गर्ल हु इज़ बास्टर्ड इन दिस नावल। अब इसमें बहुत शफक की लेटेस्ट नावल जो लास्ट ईयर पब्लिश हुआ था, द आइलैंड ऑफ मिसिंग ट्रीज़, जब हमने उसका रिव्यू किया था तो मैंने आपको एक शेर सुनाया था। और वो शेर था कि उसकी दूसरी लाइन कुछ ये थी कि हमारी छोड़ी हुई उदासियों से 7 नस्लें उदास होंगी।
और ये एलिफ शफ़क़ के लेटेस्ट नावल का थीम था, और वो ये था कि जो आपकी जनरेशन जो है जिन तकलीफ़ों में से गुज़रती है, जिन मिजरीज़ में से गुज़रती है, जिन ट्रेजिडीज़ का वो सामना करती है, वो ट्रेजिडीज़ सिर्फ उनकी ज़ात तक नहीं रहती, वो उनसे आगे उनकी नस्लों तक जाती हैं। उस नावल में भी एलिफ शफ़क़ ने इसी थीम को डील किया था, और वही थीम ये बास्टर्ड ऑफ इस्तांबुल में वो अपने इस नावल में 2006 में वो इसको यूज़ कर सकी हैं। और इसका थीम भी यही है कि हमारी जनरेशन्स, हमारी नस्लें, हमारे आबाओ अजदाद जिन तकलीफ़ों में से गुज़र के यहाँ तक पहुँचते हैं, वो उनके साथ ख़त्म नहीं हो जाते, वो उनकी नस्लों में, उनके खून में ट्रांसफ़र होते हैं। और जो आने वाली नस्लें होती हैं वो उन तमाम कॉन्सिक्वेंसेस से निकल के जन्म लेती हैं, शेप लेती हैं, और अपने आप को उस पास से अलग कर नहीं सकती। और इसकी बहुत ही प्यारी एग्जांपल्स दी हैं, बहुत ही प्यारे फ़िक्रे हैं उसमें। अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं तो बहुत ही प्यारे अल्फाज में एलिफ शफ़क़ ने अपने दोनों नावल्स में इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि मैं ख़ुद इस बात पे बिलीव करने लग गई हूँ। कुछ कैरेक्टर्स का मैं ख़ास तौर पे आपसे तज़किरा करना चाहती हूँ जो इस नावल में बहुत ही मेजर कैरेक्टर्स हैं, और बहुत कुछ अहम चीज़ें आपको बताती हूँ। जैसे अगर इन्हीं के एलिफ शफ़क़ ही के नावल में आपने सुना होगा कि किस में सेकेंड लास्ट नावल में, एलिफ शफ़क़ का जो सेकेंड लास्ट नावल था वो 10 मिनट्स 32 सेकेंड्स, वो उस नावल में हमने ये बात कॉफ़ी कप्स रीडिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें वो बताती हैं कि वहाँ पे ट्रेडिशन है कि कॉफ़ी कप की तह में बची हुई कॉफ़ी के साथ जो एक आध सिप उसमें बचता है, उसको रीड करके आपके माजी, हाल और मुस्तकबिल की ताबीर की जाती है। तो इसमें एक आंटी बानो हैं जो ये काम करती हैं, और बहुत ही कामयाबी से करती हैं, और बहुत ही खूबी से करती हैं कि मैं ख़ुद बड़ी एंक्शियस हो गई हूँ कि वी शुड नो अबाउट दैट। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं होती, हमारे यहाँ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पे हम बिलीव करते हैं, लेकिन तुर्क साइड पे, तुर्की में या तुर्किया में, वहाँ पे ये चीज़ बहुत ही इन है, और मे बी इसको खासी हद तक सूफियाना भी समझा जाता है। इसके अलावा ज़िल्हा का बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर है, बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर है, और ख़ूबसूरत इसलिए नहीं है कि कोई बहुत ही प्यारी और बहुत ही नफीस और बहुत ही मोहब्बत करने वाली कोई हस्ती है। ज़िल्हा और आसिया एक्चुअली ये दोनों ही बहुत ही नाराज़ लोग हैं, ये दुनिया से नाराज़ हैं, डिस्टर्ब हैं, ब्रोकन हैं, हर्ट हैं। और असल में ये क्या कैरेक्टर्स हैं? ज़िल्हा का जो कैरेक्टर है, मैं आपको बताऊं कि नावल के स्टार्ट में, फर्स्ट हाफ में आपको इतना प्रोफाउंड नहीं लगता, लेकिन लास्ट में जाके आपको पता चलता है कि दैट वाज द कैरेक्टर जिसके गिर्द पूरी स्टोरी घूम रही थी। और इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर उसका समझ आता है, निकल के आता है कि यू रियली फील एस्टॉनिश्ड। मैंने जब पढ़ा तो मैं बड़े दिन तक उसके नावल के असर में रही, और मैं अभी भी सोचती हूँ तो मैं एक शॉकिंग पोजीशन में चली जाती हूँ। आरमानूश का, और ये कैफ़ेज़ और चैट बार्स, ये सारा कुछ जो 2005 2006 उस वो एज थी जब हम भी यूनिवर्सिटीज़ में थे, और ये वो वक्त था जब हमारे यहाँ भी नया नया इंटरनेट फैल रहा था, और ये मैसेंजर्स और चैट रूम ये बिल्कुल स्टार्टिंग में बिल्कुल नए नए फैशन में आए थे। और फैशन में, ये कहना चाहिए रिसोर्सेज में नए नए ऐड हुए थे, तो यही चीज़ें उस नावल में भी पाई जाती हैं। उसमें भी इनका इस्तेमाल किया गया है, मैसेंजर्स का, चैट ग्रुप्स का, और वहाँ बहुत अहम रोल प्ले करते हैं वो इस नावल में भी, नावल की कम्युनिकेशन में, उनके आइडियाज़ की कम्युनिकेशन में बहुत अहम इसमें रोल प्ले करते हैं। उसके बाद मुस्तफ़ा का कैरेक्टर है, क्योंकि आंटी ज़िल्हा का जो घर है, उनके घर में कोई भी मर्द जो है वो ज़िंदा नहीं रह पाता 40 ईयर्स के बाद। हर बंदा जो है, जितने भी उनके घर के मर्द हैं, वो सब के सब तकरीबन
40 ईयर्स तक पहुंचने से पहले या मैक्सिमम 40 ईयर्स तक होके वो उनकी डेथ हो जाती है और उनके घर में सारी की सारी ख़वातीन का राज है। और इस बेस के पर उनके यहाँ क्या क्या कुछ हो रहा है और उसके पीछे क्या क्या चीज़ें कवर अप हो रही हैं, दैट इज़ ऑल्सो ए ट्रेजिडी। मैं इसके बारे में खुल कर नहीं बोलूँगी क्योंकि अगर वो राज जो इसके अंदर हैं, जो इस नावल को बनाते हैं, अगर मैं उनको खोल कर बोल दूँगी तो फिर कहानी पढ़ने का तो कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। नावल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है और ज़रूर पढ़िए। अगर आपको तुर्की की हिस्ट्री नहीं भी पता है तो भी पढ़िए, क्योंकि इस नावल से आप तुर्की के बारे में, तुर्की की हिस्ट्री के बारे में, तुर्किया के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। वो सारा कुछ जो आम ज़िंदगी में हमें नहीं मिलता, हमें नहीं बताया जाता, हमें नहीं दिखाया जाता। तो ज़रूर पढ़िए, बहुत ही खूबसूरत नावल है और आउटस्टैंडिंग नावल है।